नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज का सेशन स्टार्ट हो इससे पहले मैं कंफर्म आपको कर देना चाहता हूं कि इसमें आज काफी सवाल आपको जूनियर के दिखेंगे। प्राइमरी हमारा उद्देश्य है, प्राइमरी अलग अलग हमें वर्ग के लिए प्रिपेयर करना है, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कीवीएस हो, रेलवे का हो, बीपीएससी हो, लेकिन इसमें काफी हद तक के सवाल आपको जूनियर के मिलेंगे, जिसका उद्देश्य ही है कि आपकी तैयारी को और इम्प्रूव करना। और इन सेशंस का उद्देश्य अभी यही है कि हम आपको एक अवेयरनेस दे। हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, सीखते बहुत कुछ हैं, लेकिन हमें क्या अप्लाई करना है ये हमको पता नहीं होता। हम पढ़ने के दौरान भी इस बात को नहीं समझ पाते कि हमें क्या रियलिटी में हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। और हम तभी समझ पाएंगे जब हम सवालों का रियलाइजेशन करेंगे, पेपर से सवालों को रियलाइज करेंगे उनके पैटर्न से। और मैंने आज यहाँ पर थोड़ा सा स्तर बढ़ाया है, जूनियर के सवालों को ऐड किया है, तो वो सभी सदस्य थोड़ा सा घबराएंगे नहीं जो पीआरटी के केवल ओरिएंटेड हैं। हालांकि अब आगे की परीक्षाओं में बहुत ट्रेंड बदल रहे हैं, लेवल में परिवर्तन हो रहा है, अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसलिए इन सेशन से अच्छे से जुड़े, समझें और अपनी तैयारी को इंप्रूव करें। विश्वास मानिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेहतर है। और इसी विश्वास के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ मैं शुरू करता हूं कि उम्मीद के साथ कि आप वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से एक बार कम्युनिकेशन हमारे साथ बनाकर पेन कॉपी लेकर पहले सवाल से यहाँ पर अपने एग्रेशन को दिखाना शुरू कर देंगे। एक शानदार सवाल देखिए, मैंने सिंपल सवाल नहीं दिया कि आपको मैं 2 नंबर दे दूं, 2 भिन्न दे दूं, 2 दशमलव दे दूं। आता है सवाल, ऐसी बात नहीं। उनका एलसीएम एचसीएफ मैंने नहीं पूछा। मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास 2 नंबर है, एक 210 है, करेक्ट, आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम क्लियर होगा। मैंने कहा अगर मेरे पास 2 नंबर है, एक का नाम 210 है और दूसरा आपका 55 है। इसने कहा कि दोनों का एचसीएफ, दोनों का क्या, एचसीएफ। अब इस एचसीएफ को जो आ जाए उसको 210 गुणे 5 प्लस 55x के रूप में प्रेजेंट किया जाए। प्रेजेंट करने पर हमसे पूछा जाएगा कि x का मान बता दो कितना होने वाला है। तो सबसे पहला काम हमें 210 और 55 का एचसीएफ फोकस करना पड़ेगा। मासा क्या होगा इसको डिसाइड करना होगा, निर्धारित करना होगा। मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे अगर बात करूं मैं फैक्टराइजेशन की, तो 55 जो होता है 5 गुणे 11, 2 अभाज्य का प्रोडक्ट है। अगर हम 210 की बात करें तो हम 21 गुणे 10 देख रहे हैं, और 21 गुणे 10 को भी अगर हम थोड़ा सा निपटा दे इधर उधर करके, तो 2 गुणे कितना है, 5 है, और इधर 21 है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 5 ही है अपना एचसीएफ, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 5 ही काट भी सकता है, इसलिए एचसीएफ तो कुल मिला के 5 ही आया। जब एचसीएफ अगर अपना 5 आ गया तो इसी को हमें प्रेजेंट करना है किस रूप में बताइए, 210 गुणे 5 प्लस 55 गुणे x के रूप में हमें प्रेजेंट करना है। आइए मैं लिख करके दिखाता हूं, समझिएगा। जो अपना एचसीएफ है, जो कि रियलिटी में केवल 5 है, रियलिटी में केवल कितना है, 5 है। मैंने इसी को कहा कि यह 5 है, और इसको मैं 210 गुणे 5 कर दूं, प्लस मैं यहाँ पर 55 इंटू एक्स से सोल्यूशन में इसके लाग दूं, सेट कर दूं। आप कुछ मत करिए, बस केवल आप ऐसे ही कर सकते हैं, चाहे ऐसे 5 से खत्म कर दे। एक खत्म किया, 11 हो गया। इसको हम उधर भेज दे तो माइनस 210 हो जाएगा, बराबर आपका 11 एक्स हो जाएगा। तो अगर x का मान आप निकालोगे तो माइनस 210 बटे आपको 11 करना होगा। सवाल केवीएस टीजीटी का है, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर सवाल केवीएस के यूपी की टीजीटी में पूछा जाए, वो भी एलिमेंट्री का सवाल, तो मत सोचिए कोई टीजीटी का सवाल है, तो वह पीआरटी का ही, क्योंकि जो एलिमेंट्री पीआरटी होती है वही टीजीटी में पूछी जाती है। और अगर यह पीआरटी का है तो केवीएस का भी है, और अगर यह पीआरटी का है तो स्टेट का भी है, और यह पीआरटी का है तो जूनियर यूपी टेट का भी है, और यह पीआरटी का है तो निश्चित तौर पर यह आपके बिहार का है, बीपीएससी का भी है। और इन पैटर्न्स को दिमाग में रखिएगा। 210 बटे माइनस 210 बटे आप 11 लगा सकते हैं, जो सवाल पहले का राइट सोल्यूशन, पहला ही ऑप्शन ए ऑप्शन सही आंसर के रूप में आपके सामने है। दूसरे सवाल पर लेकर चलता हूं। ये शानदार सवाल, ये जूनियर 2023 हुआ था पेपर, आपको पता होगा बिहार का टीआरई 3.0 हुआ था, तो उस समय सवाल आपको देखने को मिला था। तो जूनियर के जितने भी अभ्यर्थी हों, जूनियर ही नहीं हर स्तर के आपको प्रिपेयर करना होगा। सुशील ने एक वर्ष में कुल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपए कमाया। एक साल में कुल 6 लाख कमाया। पहले महीने के बाद उसने हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाया। मतलब पहले महीने जो कमाया, अगले महीने 1500 ज्यादा, फिर अगले महीने 1500 ज्यादा। उसने पहले महीने में कितना कमाया ये हमको बताना है। तो मतलब आप ऐसे समझिएगा
जो भी पैसा उसने पहले महीने कमाया उसकी तुलना में अगले महीने 1500 ज्यादा, फिर 1500 ज्यादा, फिर 1500 ज्यादा, इस प्रकार से उसने 1500 बढ़ा करके कुल 6 लाख रुपए की अर्निंग करी है। यह विशेषकर अगर ऐसे समझा जाए तो यह समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। अगर आप जान रहे हैं कि पूरे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक एक महीने में जो गैप होगा वो सेम का होगा, इंटरवल सेम का होगा, और सेम में इंटरवल यहां से भी एकदम क्लियर बन रहा है क्या कि 1500 रुपए हर महीने का इंक्रीज है। जैसे आप सोचो तो डी जो सार्वंतर के रूप में वो 1500 है। जैसे अगर आप यहाँ पर पहली वैल्यू को ए मान लें, जो पहली सैलरी थी उसको ए मान लें, तो अगली सैलरी में 1500 जुड़ेगा, फिर अगली सैलरी में 1500 जुड़ेगा, इस प्रकार से 1500 जुड़ता चला जाएगा। और पूरे साल में हम सबको पता है कि n बराबर 12 महीने होते हैं। ए भी क्लियर हो गया। डी स्पष्ट है, ए का मान निकालना है क्योंकि आपको एसएन भी दिया है। एसएन मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ऑफ एन एपी हमको दिया है। ये समांतर श्रेणी है जिसमें पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान है। हमको n पदों का योगफल एसएन बराबर नियम लगाना पड़ेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर यह रूल लगता है। अब आपको समांतर श्रेणी पर क्लियरिटी हो सकता ना हो, बहुत सारे लोगों को समांतर श्रेणी की जानकारी नहीं होती है, लेकिन आपको कुछ सेशंस मेरे दिखेंगे, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको दिख जाएगा। समांतर श्रेणी के मैंने स्पष्ट किए हैं, समांतर श्रेणी पर कई स्टेप्स मैंने बताए हैं, बहुत तरह के बेसिक अप्रोच भी दिए हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको कमिट करता हूं कि मैं इसका एक प्रॉपर डिफाइंड सेशन लूंगा, जहां पर समांतर श्रेणी को समझाना, उसके पदों को समझाना, पहला अंतिम पद डिसाइड करना, योग बताना, पहले और अंतिम पद से निकालना, डायरेक्ट निकालना, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। हमको इन सभी n पदों का अर्थात 12 पदों का योगफल 6 लाख लिख करके दे दिया इसने। 6 लाख में कुल 5 जीरो होते हैं, इतना हमको जानकारी है। n की जगह 12 कर दो, 12/2 कर दो, 2a लिख देता हूं, प्लस n मतलब 12 में से 1 निकलेगा 11 कर दिया, d मतलब 1500 कर दिया। करेक्ट है, इतनी बातें हो गई। ये 6 हो गया, स्पष्ट है। 6 से इसको डिवाइड कर दे, 1 लाख होगा, 1 लाख होगा। और यहाँ पर 2a हो गया, प्लस यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन करें, 0 0 11 5 55, 11 1 11 5 16 होता है, 16,500 होगा। इससे घटेगा, इससे घटेगा मतलब 1 लाख से घटेगा। जब आप घटाएंगे तो वैसे भी 16,000 घटता तो 84,000 आता, 500 और घट जाएगा, 83,500 हो जाएगा। अगर हम आप इससे घटाते हैं मतलब 2a का मान निकालेंगे तो 83,000 कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब इसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो पहली सैलरी कंफर्म हो जाएगी। 2 चौके 8, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 41,750 रुपए होगा, जो कि उसकी पहली सैलरी थी, उसकी पहली इनकम थी महीने की, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये समांतर श्रेणी का पूरी तरह से अप्रोच है। इसमें n पदों का योगफल लगाया हूं। समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें पदों का अंतर समान होता है। पदों का अंतर जो भी क्लियर एक गैप दिखाएगा, सीक्वेंस दिखाएगा, वो समांतर श्रेणी, उसके n पदों के योग का रूल लगा करके सवाल आपका हल हो गया। क्योंकि पहले महीने की सैलरी के बाद अगले महीने की सैलरी में 1500 का इंक्रीज, फिर 1500 का इंक्रीज, फिर 1500 का इंक्रीज, इस प्रकार से उसने कुल 6 लाख रुपए अर्न किया था एक साल में। ये देखिए प्योर जो है आपके एडवांस का सवाल है, और ये बीपीएससी पीआरटी का सवाल है। तो पीआरटी का जब सवाल है तो पीआरटी वाले तो भाई फोकस कर लें, सभी पीआरटी वाले फोकस कर लें, केवीएस वाले, स्टेट वाले, जितने भी लोग हैं पीआरटी के, सब फोकस करें। एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान देख रहे हैं, ये इसका सेंटर है। इसकी जो व्यास है मतलब डायमीटर, डायमीटर ये है जो सेंटर से होकर रेखा जाती है, वो डायमीटर होती है। कि लंबाई हमसे पूछ रहा था, डायमीटर हमसे पूछ रहा है। अगर सर्कल है तो निश्चित तौर पर सेंटर जानते हैं आप, रेडियस जानते हैं, रेडियस का डबल ही डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर जो होता है हमेशा 2 × r होता है। हमसे कहा है कि हमें वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई बताना है, डबल ऑफ रेडियस बताना है, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। जिसका क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल, अब यहाँ पर एक वृत्त देखिए लिखा, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर हमको समझना होगा कि हमारा एक सर्कल होगा। देखिए जैसे इसमें भी आप लोग देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 8 मीटर है,
एंड ट्रायंगल ऑफ एरिया 36 पाई मीटर स्क्वायर। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया 36 पाई मीटर स्क्वायर। में थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा है कि 36 पाई त्रिभुज में कैसे हो सकता है, हालांकि जब एरिया दे ही दिया तो टेंशन की क्या बात है। हम लोग सिंपल से पहले वृत्त का क्षेत्रफल, देखो एक वृत्त रहा होगा जिसकी त्रिज्या 8 रही होगी, एक त्रिभुज रहा होगा जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देने से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा और इसकी हम डायमीटर निकाल दें क्योंकि रेडियस पता चल जाएगा। पाई आर स्क्वायर होता है किसी सर्कल का क्षेत्रफल। अगर इसकी त्रिज्या 8 है तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर करना होगा, करेक्ट है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने मेंशन ही जब कर दिया है 36 पाई, तो हमें क्या टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 64 पाई हो गया प्लस यहाँ पर 36 पाई हो गया, तो कुल मिला के 100 पाई हो जाएगा। 100 पाई हो गया इन दोनों का क्षेत्रफल, और यही जाकर बराबर होगा पाई, इसको हम कैपिटल आर मान ले या जो मान लो, यही कोई दिक्कत की बात नहीं। पाई पाई से खत्म हुआ तो आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 100, तो आर का मान आपका 10 हो जाएगा क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है, लेकिन आर आंसर नहीं है, आंसर होगा 10 + 10 मतलब 2 × आर। तो 2 × 10 कर दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा 20 मीटर। यही आपके पहले ऑप्शन में इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप लोग लगा सकते हैं। दो, एक त्रिभुज था और एक वृत्त था, दोनों का, उसमें त्रिभुज में कोई टेंशन नहीं दिया है, उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, त्रिभुज के क्षेत्रफल में जोड़ना था, इसके क्षेत्रफल के बराबर करके इसकी त्रिज्या निकालनी थी। त्रिज्या जब निकल जाती तो उसी का डबल कर देते तो व्यास मिल जाता, जो पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तीसरा सवाल डन होता है। चौथे सवाल पर मैं लेकर चलता हूं, एकदम आसान सा सवाल है लेकिन नहीं कंफर्म है तो नहीं आएगा। अब सोचिए 2019 का यूपी टेट हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा गया था। यूपी टेट जूनियर जिसने दिया होगा 19, उसको कंफर्म होगा कि जूनियर का अपना एक स्तर होता है। जूनियर की सही में रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर सकता है, जिसने पढ़ा है, आसान नहीं होता है। सवाल क्या देखिए, a + b डिवाइड बाई अगर c है बराबर b + c डिवाइड बाई c है बराबर c + a डिवाइड बाई b है, ठीक है। यहाँ पर a + b डिवाइड बाई c होगा, b + c डिवाइड बाई a होगा और c + a डिवाइड बाई b होगा, ए सीक्वेंस। तो इसने कहा यह मान पूरी तरह से k है, तो k का मान आपसे पूछ रहा क्या होगा। इसमें देखो आपको ऐसे सोचना है, अगर हमने कहा कि लेट a बराबर 1, मतलब दरअसल ऐसे सोचा जाए ना तो a + b c के, अब जैसे हम ऐसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऐसे क्लियर करना चाहें, देखिए होता है, हम लिख सकते हैं जैसे हम इसको भी k के बराबर मान लें, इसको भी k के बराबर, इसको भी, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b भी c के होगा, हाँ, b + c भी c के होगा, a के होगा, और मतलब c + a भी b के होगा। समझ रहे कैसे होगा, a + b बटा c बराबर k, तो a + b बराबर c के, b + c बटा a बराबर k, तो b + c बराबर a के। अगर हम जोड़ेंगे तो a + b, b + c, c + a, तो ट्वाइस a + b + c बराबर ak + bk + ck, तो k अगर कॉमन कर लूं तो a + b + c नहीं हो जाएगा। जैसे हमने कैसे किया सुनिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, a 2a b 2b c 2c, तो ट्वाइस a + b + c। राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड, ck ak bk, तो k कॉमन किया a + b + c, ये खत्म हुआ तो k का मान बताओ क्या हुआ, 2 हुआ। k का मान 2 हुआ जो कि c ऑप्शन में है। डायरेक्ट भी जा सकते थे, कैसे, a का मान 1 मानते, b का मान 1 मानते, c का मान 1 मानते, 1 + 1 बटा 1 कर देते तो 2 बटा 1 तो 2 ही होता, कुछ भी रख दीजिएगा परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो इसके लिए राइट सोल्यूशन 2 ही है, जो मैंने एक्सप्रेशन से भी हल करके दिखा दिया, ऐसे भी बर्बल भी जा सकते हैं। तो चौथे सवाल का सही उत्तर 2 ऑप्शन है, 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में था। ये भी बहुत शानदार सवाल है, देखिए पीआरटी 2023 का है। अब आप सोचो कि पीआरटी में भी आजकल इस स्तर के सवाल मिल रहे हैं, इसलिए हम हल्के में सेशन को नहीं रखना चाहते हैं और लेवल और डिफिकल्टी हम आपको देंगे। एक हाल है, उसकी लंबाई 42 मीटर है, चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। इसको इसके फर्श को टाइल्स से ढकना है, टाइल्स लगवाने हैं, जिनकी लंबाई 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। आवश्यक टाइल्स की संख्या बतानी, जैसे अपना ये फर्श है, फर्श पर अगर टाइल्स लगवाऊंगा तो मिस्त्री बुलवाऊंगा तो कहेगा सर मुझे इतना चार्ज चाहिए, मैं चार्ज पूछूंगा कहेगा बनवाने का चार्ज, लगवाने का कुछ रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके लिए उसे फर्श का एरिया निकालना होता है। अब इस एरिया को टाइल्स से ढकना होता है। जो टाइल्स आती है वर्गाकार अक्सर होती हैं या रेक्टेंगुलर भी होती हैं। फिट करते हैं तो कुछ सेक्शन अगर कट पिट होता है तो हम उसको काट के निकाल के रख लेते हैं। इसका मतलब जितना सरफेस हमारे फर्श का है उतनी ही एरिया का टाइल्स लगेगा। तो सबसे पहले अपना जो आयताकार हाल है उसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, लंबाई 42 दिया है और चौड़ाई 42 गुणे 1/3 है। 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 है, तो यह 14 हो जाएगा चौड़ाई। एरिया की अगर हम बात करें
लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका जो सरफेस है पूरी तरह से वो 14 गुणे 42 है। मुझे इसी को फिट करना है टाइल्स से। जो टाइल्स हम यहाँ लगवाएंगे, टाइल्स, उन टाइल्स की अगर आप बात करें तो उसकी जो लेंथ है पता है वो दिया है 50 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है उसकी, वो है 30 सेंटीमीटर। अब इसी टाइल्स से इसको ढकना है, तो टाइल्स की संख्या जो होगी, हम इसकी लंबाई ले ले 42, चौड़ाई ले ले 14 बटा इसकी अगर हम लेंथ और ब्रेथ ले लें जो 30, और क्योंकि ये मीटर है, यह मीटर है, हम सबको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 42 मीटर लिखे हैं तो 42 गुणे 100 कर दें तो 4200 हो जाएगा। ठीक है, 4200 हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 गुणे 100 कर दें 1400 हो जाएगा। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, देखिए हमने क्या किया पता है, हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गुणे 100 करके, और जो ए आया था, दरअसल इसको देखिए ऐसे गुणा 100 कर दिया तो सेंटीमीटर हो गया, ए भी गुणा 100 कर दिया तो मैंने ऐसे 2 जीरो देखिए 200 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टाइल्स की जो लेंथ ब्रेथ थी वो 50 और कितनी थी बताइए, 50 और 30 थी। मैंने क्या किया कि इसके 2 जीरो पहले ऐसे खत्म कर दिए, 1 जीरो 1 जीरो 100 खत्म कर देते हैं, गायब कर देते हैं। 3 से देखिए काटते हैं, 3 14 बार जाएगा, ये सही है। 5 से काटा जाए तो 5 20 हम में 100 होता है। तो कुल मिला के अपने पास 14 गुणे 14 गुणे 20 है। ठीक है, 14 गुणे 14 गुणे 20 है। 196 गुणे 20 कर दीजिए, शून्य होता है, 2 छंगे 12, कैरी 1, दोनों 18 19 की 9 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, 3920 हो गया। इतने टाइल्स लगेंगे इस मेजरमेंट के, तब जाकर के उसका पूरा एरिया हम कवर कर पाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। जब हम कभी अगर ऐसे केस में पता करना चाहें कितनी टाइल्स लगेंगी, तो मिस्त्री जो नहीं पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो भी बता देते हैं कितना एरिया है और कितना मेजरमेंट, कितना डायमेंशन की टाइल्स की आवश्यकता है। उसको देखा मैंने, डिवाइड किया तो हमें टाइल्स की संख्या पता चल गई। 5वां सवाल डन होता है। छठे पर चलता हूं। देखिए ये भी बिहार का सवाल है, पीआरटी में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया था, जो टीआरई 3.0 हुआ था। ये किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बहुत शानदार सवाल है, आसान नहीं होता है। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, पूरे टाइम ओवर को पढ़िए तब समझ में आएगा। बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अगर सी के साथ उस काम को पूरा करता है तो 4 ही दिन लगता है। यदि ए और सी मिलकर उस काम को करते हैं तो x दिन में पूरा होता है। ए और सी करते हैं तो x दिन में पूरा होता है, जबकि ए बी के साथ अगर काम करता है तो y दिनों में कार्य पूर्ण होता है। तो हमसे कह रहा है कि x बटे y का मान बताओ। तो इसका मतलब हमें ये दर्शाना है कि ए और सी मिलकर काम कितने दिन में कर पाएंगे और ए और बी मिलकर काम कितने दिन में कर पाएंगे, जो आ जाए उनका रेशियो बनाना है। सबसे पहले देखिए हम क्षमताएं निर्धारित करने के लिए टोटल वर्क प्लान करते हैं। ये समय है, जैसे हम किसी काम को कितने दिन में पूर्ण करते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है, ये हमारी टाइमिंग है। हम उस टाइमिंग को इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारी अपनी एक स्किल है, अपनी एक क्षमता है। इन सब के अलग अलग या ग्रुप में कार्य को समाप्त करने के समय दिए थे। हम ऐसे केस में एक संख्या मानते हैं जो कुल कार्य होता है उसका। दरअसल अभी भी कार्य ही था लेकिन एक था, एक को लेकर चलना स्कूल में तो ठीक आता था, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कार्य एक ऐसी संख्या मानी जो प्रत्येक से कट जाए। तो 15 8 120 मुझे समझ में आ रहा है। 15 से 8 से कट करके 120, 4 से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। 15 8 120 होता है, इसकी क्षमता एक ही अकेले हो गई। 8 से काटिए, 8 15 हम में 120 होता है, इसकी क्षमता बी की हो गई। दरअसल क्षमता कैसे निकली, ए ने कहा कि हम 120 काम को 15 दिन में पूर्ण करेंगे, इसका मतलब प्रतिदिन वह 8 काम करेगा। बी कहता है कि हम 120 काम को 8 दिन में पूर्ण करेंगे, मतलब प्रतिदिन 15 काम करता है। जबकि बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब प्रतिदिन 3 काम करते हैं, 30 काम करते हैं। अब सुनिए बातों को, यहाँ पर बी और सी की कंबाइंड इफिशियंसी 30 है, जिसमें बी का योगदान कितना है बताइए, यहाँ पर है 15 कार्य का, तो सी का योगदान कितना हो जाएगा, 15 का ही हो जाएगा। सी का योगदान 15 का ही हो जाएगा, मतलब सी भी 15 ही काम करता होगा। अब आइए थोड़ा सा ए और सी की बात करिए। ए और सी कैसे करते होंगे, ए का जो वर्क एफिशिएंसी है 8 है और सी की अभी अभी आई है 15 है, तो दोनों की वर्क एफिशिएंसी 23 हो गई। मतलब अगर क्षमताओं की बात करा जाए तो दोनों की क्षमता 23 है, अर्थात दोनों मिलकर के 23 काम करेंगे। जब हम बात करते हैं ए की बी से, अब ए की बी से जब देखेंगे तो ए की फिर 8 ही है और बी की कितनी है, 15 ही है, तो इनकी भी वर्क एफिशिएंसी 23 है।
अर्थात चाहे ए बी काम करे, ए सी काम करे, चाहे बी ए बी काम करे, काम को दोनों के लिए बराबर ही समय मिलेगा, क्योंकि दोनों की क्षमताएं क्या हैं, बराबर हैं। जब हमारी दोनों की क्षमताएं समूह में बराबर हैं तो हम दोनों बराबर बराबर ही समय लगाएंगे। अगर थोड़ा सा ट्रेडिशनल जाना हो तो 120/23 इसका समय आएगा, इसका 120/23 और इसका आ जाएगा 120/23। अब हम x बटे वाई करें सेम वैल्यू को तो 1 तो आना फिक्स हो गया, मतलब एक ही आएगा x बटे वाई का मान, क्योंकि जब क्षमताएं सेम है तो समय भी समान होंगे, और समय समान हुआ तो x बटे वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। ये छठा डन होता है। 7वें पर आइए। ये देखिए सवाल केवीएस टीजीटी का है, फिर वही मैं कहूंगा पीआरटी का है, ठीक है, ये जूनियर का है, दोनों पर जाइएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछा है। बीपीएससी पर पक्का है क्योंकि बीपीएससी के कॉमन पेपर में भी आ सकता है, और साथ साथ स्टेट के लिए भी अगर हम लोग देखें तो हम सेट कर सकते हैं। बहुत तो नहीं कहूंगा लेकिन कह सकता हूं, ठीक है। आइए देखिए सवाल को लेकर जो रियलिटी है मैं जरूर आपको बता दूंगा। रैखिक समीकरण एक 2x + 3y = 8 है। एक कहाँ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अभी दिखाना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। का जो आलेख है, ग्राफ है, वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो बताना है। ऐसे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये अपना वाई अक्ष होता है, ये अपना एक्स अक्ष होता है। अब सवाल कहता है कि हमारे पास एक रेखा है जिसने वाई अक्ष को ऐसे कहीं काटा होगा, यही रेखा है मान लीजिए 2x + 3y = 8 है। इसने जहां पर y पर काटा होगा, कोई भी रेखा मैं आपको बता दूं, अगर y अक्ष पर कहीं काटेगा तो वहां पर x का मान 0 होगा ना। अगर x अक्ष पर काटा होता तो y का मान 0 होता। अब इस समीकरण में अगर x बराबर हम 0 पुट कर दें तो 3y = 8 हो जाएगा, y = 8/3 होगा। मतलब x का कोऑर्डिनेट भाई किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए x y की जरूरत होती है, तो x का मान 0 तय है और y का मान 8/3 आया। 0 और 8/3 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, डी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। डायरेक्ट बता सकते हैं आप लोग 7वें सवाल का राइट सोल्यूशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट को लेकर के 3 सेशन कम से कम जरूरत पड़ेगी अगर हम डीपली इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं और अच्छे से समझाते हैं आपको, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1-2 सेशन में तो कॉन्सेप्ट बताने में निकल जाएगा, एक सेशन में, लेकिन 1-1.5 सेशन ऐसा रहेगा जो प्योर प्रैक्टिस होगी, लगभग 20 से 25 सवाल तो बहुत क्लियरिटी आ जाएगी और बहुत फायदा पाएंगे जिसका जो है बीपीएससी रहेगा आगे चल करके, ठीक है। अब देखिए ये सवाल मैं भी कल बैच में भी पढ़ा रहा था एडवांस वाले में, जो हमारी एडवांस की क्लास है, जूनियर का सवाल है। मैंने कहा था कि इस तरह के सवाल तो डेट श्योर आने ही आने हैं, हर परीक्षा में लगभग पूछे जा रहे हैं आजकल। मेरे पास यह इक्वेशन दिया है, इसका नाम भी मैं दे सकता हूँ, क्यूबिक है, और इसकी घात जो है वो आपकी 3 है। इसके 3 हल आएंगे। फिलहाल इससे मतलब नहीं, अपने पास x³ है, -10x² है, +2x है, +3 है। कह रहा इसको मैं अगर x+1 से विभाजित करूं, x+1 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। देखो अगर कोई डिवीजर, ये भाजक ही तो है, अगर इस भाज्य अर्थात डिविडेंड को डिवाइड करे और शेषफल अगर 0 आ जाए तो ये जो डिवीजर है इसका फैक्टर अर्थात गुणनखंड कहलाएगा। और अगर भाग करे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए नॉर्मली शेषफल के तौर पर तो वह पूरी तरह से फैक्टर नहीं है। हम ऐसे समीकरणों को, ऐसी स्थितियों को मैनेज करने के लिए जिससे भाग देते हैं पहले उसकी रियलिटी जानते हैं। x+1 = 0 करिए तो x = -1 हुआ। इस -1 को अभी मैं मूल मानता हूं तब तक जब तक कि इसको भाग देकर जस्टिफाई ना कर दूं। अब -1 को उठा के यही पुट करूंगा, अगर पुट करने पे मान हमारा 0 आ जाए तब तो यह शेषफल 0 दे देगा और यह वैल्यू इसका एक फैक्टर कहलाएगी, और नहीं दे पाया तो जो आ जाएगा वही शेषफल कहलाएगा, वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो -1 का होल क्यूब हो गया, -10 × -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +2 × -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो -1 हो गया और ये आपका -10 होगा क्योंकि -1 का होल स्क्वायर +1 होगा, -2 होगा, +3 होगा, ठीक है। -2 -1 एक खत्म हो गया तो -10 आंसर इसका आ जाएगा, जो आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है राइट सोल्यूशन के तौर पर। ये हो गया 8वां सवाल जो आप लोग को डन करना है। 9वें सवाल पर मैं लेकर चलता हूं आपको। यह है त्रिकोणमिति का सवाल। कॉस के लिए मैं आपको बता दूं, जब हम लोग एंगुलर प्रेजेंटेशन समझते हैं, हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स आते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल्स आते हैं। 3 फंडामेंटल एंगल्स होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। आपको बता दूं, साइन जो होता है इंक्रीजिंग होता है, अर्थात पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। टैन भी इंक्रीजिंग होता है, लेकिन जो कॉस होता है डिक्रीजिंग होता है। आप देखेंगे कॉस का मान जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता रहेगा। 0 पर 1 होता है, फिर ऐसे कम होता जाएगा, 90 पर आपका 0 हो जाएगा।
हम आपको एक जानकारी और दे दें कि अगर cos माइनस थीटा कहीं लिखा है, दरअसल cos इधर चलता है तो हमेशा वो cos थीटा हो जाता है। बाकी में अगर sin माइनस थीटा लिखा है तो माइनस साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मान अगर cos माइनस 1710 लिखा है तो उसको आप cos 1710 ही समझिए, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसका फैक्टराइजेशन करिए कैसे, 360 से। 360 से अगर हम लोग लेकर जाते हैं तो 360 कितनी बार जाएगा, हम पाई मतलब उसी को हमारे ना 2 पाई के हिसाब से चलें, क्योंकि 1 पाई 180 डिग्री होगा, तो 2 पाई मतलब 2n पाई के हिसाब से चलिए कितनी बार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं 360 से इसको डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 720 हो गया, 1440 हो गया, और एक बार और अगर हम लोग लेकर चलते हैं 360 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1440 में 360 और जोड़ दिया, 0 6 4 10 4 3 7 1 8, तो ये ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल हम दिखा सकते हैं, हम cos हम लिख सकते हैं इसको 5 पाई, हाँ 5 पाई, क्योंकि 4 पाई पर 1440 होगा। दरअसल 5 पाई क्यों लिखेंगे, हम ऐसे करते हैं, हम समझ रहे हैं कि 2 पाई मिलकर के 360 होता है, 2 पाई मिलकर के 360 होता है, और हम 4 बार तो 360 का गुणा 5 बार 10 पाई हम लोग लिखते हैं। फिलहाल हम ऐसे मान लें कि 2 पाई प्लस 2n पाई, 2n पाई, हाँ 2n पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा ही हो जाएगा ना, cos थीटा हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर जैसे हमने लिखा कि cos, भाई आप सिंपली देख पा रहे हैं कि आप इसको अगर 5 बार लेकर जा रहे हैं, 360 का 5 से गुणा करते हैं तो 1800 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 पाई ना, 10 पाई होगा, माइनस थीटा होगा, तो cos माइनस थीटा आ जाएगा। अब इसका मतलब हो जाएगा cos माइनस 90, तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि 0 पर 1 होता है डाउन, तो इसका मतलब ये 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर यह वैल्यू पहले ऑप्शन को आंसर के रूप में लेकर 0 ही राइट सोल्यूशन आएगा, क्योंकि 90 पर 0 हो जाएगा, 0 पर 1 तो 90 पर 0 हो जाएगा। चाहे पॉजिटिव देखिए चाहे नेगेटिव, तो 0 का तो सेंस 0 ही होता है, ठीक है। लास्ट सवाल हम लोग ले रहे हैं, बहुत शानदार सवाल है, केवीटीजीटी का सवाल है, ये भी एक शानदार सवाल के रूप में आप देख सकते हैं। फिर वही बातें हैं, सवाल स्तरीय है, सवाल को पढ़ना समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे पास एक बहुपद है, ये देखिए लिखा है एफ एक्स, कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस 9 के जो शून्यक है, शून्यक का मतलब मूल है, शून्यक का मतलब मूल है, अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, तो एक्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बताना है कितना है। भाई अगर इसके शून्य अर्थात देखिए आप ऐसे समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन के रूप में है जो कि अगर देखा जाए तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको इसके दो मूल समझ में आ रहे हैं कि एक अल्फा प्लस 1 है, मतलब एक अल्फा है दूसरा बीटा है। सवाल कह रहा है कि अल्फा प्लस 1, हाँ ये देखिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका मान बताइए क्या हो जाएगा। इसके लिए देखिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट करिए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, मतलब देखा जाए तो मूलों का प्रोडक्ट है, मूलों का योग है, प्लस 1 है, तो मूलों का गुणनफल है मूल, भाई इसका गुणा करिए अल्फा का इसमें, तो अल्फा बीटा होगा प्लस अल्फा होगा, 1 से गुणा करिए प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 होगा। तो एक बार ये मूलों का गुणनफल है और ये मूलों का योगफल है। मैं आपको बता दूं अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, तो मूल अगर अल्फा और बीटा है तो उनका जो योगफल होता है माइनस बी बाई ए होता है, और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। इस हिसाब से अगर इस समीकरण की बात करिए तो अगर हम थोड़ा सा ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस 9, तो जो एक्स स्क्वायर है वो तो पहला इसके साथ कनेक्ट है, और एक्स के साथ जो कनेक्ट है वो आपका एक्स के रूप में bx के रूप में है, बाकी एक कांस्टेंट है। तो नियम के हिसाब से अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा। अब माइनस बी का मतलब है आपका एक्स का गुणांक ही बी है, तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, तो पी बटा आपका 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो पी हो गया, अल्फा इंटू बीटा आपका सी बाई ए होगा, सी की जगह पर आपका माइनस पी माइनस 9 है, माइनस पी माइनस 9 है, माइनस पी माइनस 9 है, डिवाइड बाई कितना कर दें 1 कर दें, ये भी आपका सी बाई ए 1 होगा। इसको इधर रख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस पी माइनस 9, करेक्ट है, और इधर आपके पास अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस पी हो गया, और आपके पास प्लस 1 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 देखिए यही सामने ही है, राइट सोल्यूशन इसका आंसर होगा।
ये आपका आज मुझे इसको पढ़ाना है बैच में, ठीक है, और इसको आप लोग क्लियर करिए, ऐसे समझिए, इसको स्पष्ट करिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई क्लियरिटी आपको अगर नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लिखकर हमें बता दीजिएगा। बाकी मैं अपने स्तर पर जितना हो सकता था मैंने स्पष्ट किया है। आगे के सेशंस की कुछ और डिफरेंट प्लानिंग है, सवालों के साथ भी है, कॉन्सेप्ट के साथ भी है, टॉपिक के साथ भी है, और एग्जाम्स के नेचर के हिसाब से भी है। तो आप भी गेस करिए क्या हो सकती है और सजेस्ट करिए क्या कर सकते हैं, हम भी प्लान करें। आप लोग बड़े सिंसियर हैं, समझदार हैं, लेकिन इसमें समझदारी मेरी थोड़ी अच्छी है आपसे, हम लोग बेहतर कर ले एक दूसरे से समझ बूझ करके। बाकी कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखा करिए वीडियो तो लाइक और जरूर शेयर किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए, वो मेरा मनोबल बढ़ाता है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।